बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो पहले भी आ चुका है, अब ये उसके आगे का है। सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता, विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में से एक सभ्यता है जो भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। हड़प्पा सभ्यता को निश्चित अवधि के विषय में विद्वानों में एक विवाद का विषय रहा है। विभिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता के लिए भिन्न भिन्न तिथियां बताई। आरंभिक उत्खननों मोहनजोदड़ो के साथ सप्त स्तरीय भग्नावशेषों और मेसोपोटामिया की सभ्यता को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया है कि सभ्यता के नगरों का अस्तित्व लगभग 1000 वर्षों तक रहा होगा। अब इसकी तिथि क्या रही होगी? तो 1920 के दशक में हड़प्पाई सभ्यता को पहचाना गया। तब उसका काल निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया और किश के स्थलों पर पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया। उस आधार पर मार्शल ने के विचार से हड़प्पाई सभ्यता 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक फलती फूलती रही। अर्नेस्ट मेके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। वहीं माधव स्वरूप वस्त इसकी तिथि 2700 से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक था। रेडियो कार्बन विधि के आविष्कार होने के पश्चात इस सभ्यता की तिथि को 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया। अर्थात यह सभ्यता 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक के मध्य फली फूली। अब 1750 ईसा पूर्व के सभ्यता के प्रमुख केंद्र जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नष्ट हो चुके थे, परंतु अन्य स्थल जैसे रंगपुर में सभ्यता बाद तक भी चलती रही। इस तरह के प्रमाण अन्य स्थलों से भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि 1700 ईसा पूर्व के बाद भी यह हास्योन्मुख रूप से यह सभ्यता विद्यमान रही, एक साथ विलुप्त नहीं हुई। आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर इस सभ्यता के संपूर्ण काल को 3 भागों में देख सकते हैं। जैसे पूरी सभ्यता का जो कालक्रम है उसको 3 कालों में विभक्त किया गया। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक। इस नक्शे के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कहाँ पर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व नजर आए। इसमें अमरी, दमसादात, कोटदीजी, सिसवाल आदि स्थानों पर है। विद्यार्थियों, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कोटदीजी और अमरी में हड़प्पा के कौन से काल के निशान देखे गए हैं। परिपक्व हड़प्पा, जिस काल में हड़प्पा विकसित रूप में नजर आई, किन किन स्थानों पर नजर आई ये देखिए। इस नक्शे में सिंधु नदी की सहायक 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसके अंदर उत्तर में देखो तो मांडा, भारत के अंदर देखे राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगा, मीठातल, गनेरीवाला, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, अमरी, बालाकोट, चहुंदड़ो और सुतका गेंडोर। हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल आदि। यह महत्वपूर्ण पूरा स्थल है जहाँ पर विकसित हड़प्पा के निशान खोजे गए हैं। अब हड़प्पा सभ्यता को 2600 के बाद यह हड़प्पा सभ्यता एकदम खत्म नहीं हुई। 1900 के बाद यह हड़प्पा सभ्यता एकदम खत्म नहीं हुई।
अपनी पतनोन्मुख अवस्था में ये चलती का बाद के कालों में भी चलती रही। इस काल को हम कहते हैं उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल। उत्तर हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हमें पाए गए हैं वो सिसवाल में उत्तरवर्ती शवादान एच और जूकर जांगर संस्कृति, रंगपुर के अंदर भी ये पाए गए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम पूर्ववर्ती, विकसित और परवर्ती हड़प्पा सभ्यताओं के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम इसके नगर नियोजन के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता अपनी परिपक्वता एवं शहरी सभ्यता होने के कारण महत्वपूर्ण है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर इसकी शहरीकरण की जो विशेषता है, नगर नियोजन की जो विशेषता, वो एक महत्वपूर्ण है। इस सभ्यता के कई नगरीय केंद्रों का विकास हुआ जो अपने नगर विन्यास के साथ साथ अपने नगरीय जनजीवन की दृष्टि से भी समकालीन एवं अपने से प्राचीन सभ्यताओं और समाजों की तुलना में विलक्षण थे। अब नगरों का विन्यास किस प्रकार से किया गया, नगरों की योजना किस प्रकार की थी। नगर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित थे। एक ही नगर के दो भाग किए गए थे। एक भाग दुर्ग वाला, दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, जबकि दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के शहर में ईंटों के बने सामान्य लोग रहते थे। एक तरफ दुर्ग वाला क्षेत्र था और एक तरफ सामान्य। दुर्ग को निचले शहर से पृथक करने के लिए एक दीवार से घेरा गया था। देखो बच्चों, इस चित्र में यह इसमें दिखाया गया निचला शहर जो जनसामान्य के लिए और दुर्ग शहर। सिंधु सभ्यता को दो स्तरीय नगरों के निर्माण का प्रमाण मिलता है, दुर्ग या गढ़ी और दूसरा निचला शहर। दुर्ग में शासक का निवास स्थान तथा अन्य सार्वजनिक भवन बने हुए थे, जबकि निचले शहर में आवासीय भवन। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटला आदि जगहों में गढ़ी तथा निचले शहर के अवशेष देखने को मिलते हैं। दोनों नगरों के बीच आवागमन नियंत्रित रहता था। उदाहरण स्वरूप कालीबंगा के दोनों नगरों के बीच आने जाने के सिर्फ दो ही मार्ग मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में दोनों नगरों के बीच एक नहर थी जिसे पार करके ही दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। गढ़ी, जिसे हम दुर्ग भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो के दोनों गढ़ियाँ ऊंचे चबूतरों पर बनाई जाती थी। इनकी बाढ़ तथा बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जाते थे। जो गढ़ था या दुर्ग था जो ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में गढ़ी की दीवारों पर बुर्ज बने हुए हैं जिनमें दुर्गों के रक्षक रहते होंगे। गढ़ी के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का भी प्रबंध किया गया है। मोहनजोदड़ो कालीबंगा में निचले शहर की भी घेराबंदी की गई है। ये देखिए इस मैप में एक तरफ दुर्ग और एक तरफ जनसामान्य का निवास दिखाया गया। अब इनमें भवनों का निर्माण कैसा था। सभ्यता के नगरों में आम लोगों के मकान के बीच एक आंगन होता था जिसमें 3 अथवा चारों तरफ 4 या 5 कमरे होते थे। एक रसोई घर, एक स्नानघर था। चूँकि मकान तथा अन्य भवन मुख्यतः आयताकार होते थे, इसलिए वास्तुकला की ओर अधिक जटिल तकनीकी की संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ी। उत्खनन से भवनों के निर्माण योजना भी स्पष्ट हो जाती है। नगरों के भवन को योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। घरों में कुआं, नालियों की भी व्यवस्था की गई। मकानों के दरवाजे भी बनाए जाते थे, परंतु खिड़कियां संभवतः नहीं बनाई जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से था। खिड़कियों के स्थान पे ऊंचे झरोखे बनाए जाते थे जिससे कि हवा और रोशनी आती रहे।
दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। मकानों में लकड़ी के स्तंभों का भी प्रचलन था। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबंध था। 3 मंजिले भवन भी बनाए जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भवनों का निर्माण पर भी योजनाबद्ध तरीके से किया गया। मकान की छतों को ईंट, लकड़ी, मिट्टी से पाट दिया जाता था। मंजिल के अनुसार मकान की नींव मजबूती भी दिखाई देती है। भवनों की जोड़ाई के लिए साबुत पक्की ईंटों को व्यवहार किया जाता। फर्श को मिट्टी से कूटकर पक्की ईंटों से पाटकर मजबूत बना दिया जाता था। कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटों के बने भवन भी दिखाई देते हैं। मकानों की दीवार पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर उन्हें चिकना बना दिया जाता था। भवनों के निर्माण में अलंकरण से ज़्यादा महत्व उपयोगिता को दिया जाता था। बहुमंजिले अनेक कमरों वाले बड़े मकान संभवतः धनी वर्गों के लिए बने थे। एक मंजिले कम कमरों वाले छोटे मकान अपेक्षाकृत कम धनी लोगों के लिए बने थे। इनके अतिरिक्त मजदूरों के निवास स्थान, कुछ सार्वजनिक भवन, धार्मिक भवन, अन्ननागार आदि भी उत्खनन में प्रकाश में आए हैं। सड़कों का निर्माण। नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे के कारण नगर कई खंडों में विभक्त थे। नगर बनाते समय आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों की समुचित व्यवस्था की गई। संपूर्ण नगर में सड़कों एवं गलियों का जाल सा बिछा हुआ था। सड़कें चौड़ी तथा छोटी छोटी उप सड़कों गलियों से जुड़ी हुई थी। ये सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी। परिणाम स्वरूप संपूर्ण नगर अनेक वर्गाकार आयतों अतः खंडों में विभक्त नजर आता है। मोहनजोदड़ो का जो प्रमुख मार्ग था वह 9.14 मीटर था। गलियां भी लगभग 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें कच्ची किंतु मजबूत थी। सड़कों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे गड्ढे बने हुए थे जिनमें कूड़ा डाला जाता था। इसी प्रकार पानी का जमाव रोकने के लिए सड़कों के किनारे ढलवा बनाए जाते थे, जिससे कि सड़कों पर पानी का जमाव नहीं हो। साफ सफाई की व्यवस्था। सिंधु घाटी की एक अद्वितीय विशेषता है इसकी साफ सफाई की व्यवस्था, जो हमें स्वच्छता के महत्व को दिखाती है। इन नगरों में घर, नालों तथा सड़कों के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से निर्माण किया गया था। नियोजित जल निकास प्रणाली नगरों की प्रमुख विशेषता थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता। ढके हुए नालों के कारण सफाई के लिए मैनहोल का निर्माण किया जाता। सिंधु सभ्यता के नगरों में पीने के पानी की व्यवस्था तो की गई, साथ इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया कि बेकार पानी जमा होकर नगर में गंदगी नहीं फैलाए। पीने के पानी का प्रबंध कुओं से होता था। लगभग प्रत्येक बड़े घर में कुएं की व्यवस्था की गई। कुछ सार्वजनिक कुएं गलियों में भी बने हुए मिले हैं। पानी की निकासी के लिए नालियों की अच्छी व्यवस्था की गई। प्राय प्रत्येक सड़क और गली के किनारे वर्षा एवं घर का बेकार पानी निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां बनाई गई थी। प्रत्येक घर की नाली इन प्रमुख नालियों में आकर गिरती थी। अधिकतर नालियां ढकी हुई थीं। नालियों के लिए सफाई के लिए बीच बीच में गड्ढे बनाए गए थे, जिनके ढक्कनों को हटाकर साफ किया जाता था। प्राचीन यूनान मिस्र की तरह यहाँ के भवनों के ऊपरी मंजिलों से पानी नीचे लाने के लिए मिट्टी की पाइप नुमा नालियाँ बनाई जाती थी। चहुंदड़ों के भवनों में ऐसी नालियाँ देखी गई है। इस प्रकार कालीबंगा में खोखले तनों का प्रयोग नाली के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने स्वच्छता के लिए नालियों का प्रबंध
जितना अधिक ध्यान दिया उतना प्राचीन काल में किसी सभ्यता ने नहीं दिया। यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशिष्ट उपलब्धि मानी जा सकती है। हम आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता को महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। यह स्वच्छता स्वच्छता का यह प्रमाण तो हमें सिंधु घाटी में भी दिखाई देता है। क्यों ना हम सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रेरणा लेकर स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान दें। सार्वजनिक भवन। अब सार्वजनिक भवन कौन कौन से है? तो सार्वजनिक निर्माण में दुर्ग के पर सार्वजनिक प्रयोग के लिए भी कई संरचनाओं का निर्माण किया गया, जैसे विशाल माल गोदाम, स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर की प्रमुख विशेषता थी। एक मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो दुर्ग के भीतर इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई लगभग 2.5 मीटर थी। इस जलकुंड के अंदर जाने के लिए दक्षिणी उत्तरी सिरों पर ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई गई। फर्श के निर्माण में विशेष सावधानी बरती गई थी। ईंटों का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। इस कुंड में कुएं से पानी आता था जो एक कमरे में स्थित था। गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की भी व्यवस्था थी। जल कुंड के चारों तरफ बरामदे बने हुए हैं। उनके पीछे कमरे संभवतः 2 मंजिले थे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली। मैके महोदय का विचार है कि इन कमरों में पुरोहित रहते थे। इस जलाशय का प्रयोग अनुष्ठानिक जल स्नान के लिए कुछ विद्वानों ने इसे जल क्रीड़ा भी माना गया, परंतु यह मत बहुत अधिक तार्किक प्रतीत नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठान के दृष्टिकोण से यह विशाल स्नानागार बनाया गया। माल गोदाम या अन्नागार। सिंधु सभ्यता में अन्नागार का विशिष्ट महत्व है। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त उत्पादन या कर के रूप में वसूल किया जाने वाला अनाज सुरक्षित रखा जाता था। सिंधु सभ्यता में इसको एकत्र करने के लिए अन्नागार बनाए गए थे। ऐसे अनेक अन्नागार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों की खुदाई में प्रकाश में आए हैं। अन्नागार भी दुर्ग में ही बने हुए थे। उदाहरण स्वरूप मोहनजोदड़ो का अन्नागार करीब 45.72 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा था। इसका प्रवेश द्वार नदी मार्ग की तरफ था, जिसमें अनाज लाकर रखने की सुविधा रही होगी। हड़प्पा में 6 की संख्या वाले ईंटों के चबूतरे भी अन्नागार के ही अवशेष हैं। यहाँ गोदामों के पास खुले फर्श पर 2 कतारों में ईंटों की वृत्ताकार चबूतरे भी बने मिले, जिसका उपयोग फसलों की दवनी के लिए किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग। नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटों के प्रयोग से नियोजित नगर विन्यास संभव हुआ। सिंधु सभ्यता के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग अपने समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं अधिक हुआ है। अब इसके नगरीय जीवन की हम बात करते हैं कि नगरों में लोग कैसे जीवन जीते थे। हड़प्पा की नियोजित जल निकास प्रणाली से स्पष्ट है कि नगरों में साफ सफाई का अत्यंत महत्व था। इस प्रकार अन्य किसी समकालीन कांस्य युगीन सभ्यता में नहीं देखा जाता। नगरों में शिल्प, उत्पादन, आर्थिक, सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। शिल्प में अनेक कार्यों में मणके बनाना, शंख की कुटाई, धातु कार्य, मुहर बनाना, बाट बनाना आदि प्रमुख है। सिंधु सभ्यता के नगरों के लोग अपने तकनीकी ज्ञान में अन्य समकालीन समाजों से कहीं ज़्यादा अधिक उन्नत थे। जैसे कांसे की मूर्ति निर्माण करना, तत्कालीन समय की में भी शुद्धता के साथ बाट प्रणाली का प्रयोग अद्भुत प्रयोग थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आज की भांति तत्कालीन नगरीय केंद्रों में विलासिता का भी प्रचलन था। जैसे आज
शहरों में हम देखते हैं कि विलासिता की कई वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसी प्रकार फायांस एक घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर निर्मित वस्तुओं का प्रयोग विलासिता की श्रेणी में देखा गया है। नगरीय जीवन में आंतरिक विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान था। नगरों में एक बाजार दिखाई देता है जहाँ पे व्यापार आंतरिक और विदेशी होता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में राजस्थान के खेतड़ी अफगानिस्तान से कच्चे माल के लिए व्यापार किए जाने के साक्ष्य मिले। वहीं शिल्प वस्तुओं के साथ व्यापार के साक्ष्य ओमान और मेसोपोटामिया में भी दिखते हैं। इस प्रकार सिंधु सभ्यता अपने नगर विन्यास, नगर नियोजन, अपने विकसित नगरीय जीवन के कारण अपने से प्राचीन एवं समकालीन सभ्यताओं से कहीं अधिक आगे थी। नगरीय जीवन की विशेषता या नगर नियोजन की विशेषताओं में यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आगे के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सिंधु घाटी सभ्यता के हर वीडियो को आप ध्यान से देखिए।